बच्चों अपने पास टॉपिक लिखो, इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम। अब ये लास्ट टॉपिक है, आराम से सीखेंगे कि ये क्या है। मैं आपको पूरा पहले प्योर थेरेटिकल लिखवा दूंगा ताकि जब हम न्यूमेरिकल कर रहे हो हमें प्रॉब्लम ना आए। तो बच्चों, इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम का मतलब होता है, मेरे से कोई पूछे कि क्लोजिंग इन्वेंट्री का पता कैसे लगता है। मैंने कहा दो वे है, या तो बुक्स रिकॉर्ड रखे हुए हैं, कहता है मतलब मैंने कहा जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड होती है, चाहे वो ओपनिंग बैलेंस था पहले से पता है, प्लस जो आपके पास आया है सामान जिसको आप परचेजेस कहते हैं, और जो आपने इशूड किया है। जैसे हमने पहला दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन किया या आगे जो उनसे किए फीफो लिफोगे, वो हमें बता रहा है किस डेट को कितना इशू किया है, तो उसके पास रिकॉर्ड है इसका मतलब। अदरवाइज उसको क्या पता। बच्चों आप रिलायंस स्टोर पे गए या विशाल मेगा मार्ट गए, आपने सामान खरीदा, उसने बिना बिल के सामान दिया ही नहीं। जब उसने बिल काटा तो उसको पता लग गया ना अंदर से कौन कौन सा सामान गया है। अगर उसके पास खाली टाइम हो और आप उससे वहीं बैठे पूछो क्या ऊपर ये सामान है, तो वो वहीं बैठे बता सकता है या नहीं, क्योंकि उसका साथ साथ क्या भी चल रहा है, इन्वेंट्री भी चल रही है। मतलब सॉफ्टवेयर होते हैं उनको क्लियर पता है कि किस चीज का कितना बैलेंस ऊपर पड़ा है। कैसे पड़ा है? क्योंकि वो अपने आप अपडेट हो रहा है, जब रखा था तब भी रिकॉर्ड किया गया, जब इशूड हो रहा है तब भी क्या हो रहा है, रिकॉर्ड। तो सिस्टम तो बता ही देगा कितना बैलेंस है। तो इस सिस्टम को बोलते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? कोई पूछे परपेचुअल का मतलब, आप कहेंगे साथ साथ रिकॉर्ड रखना। जो छोटे बिजनेसेस के लिए पॉसिबल नहीं होता, बड़े बिजनेसेस के लिए पॉसिबल होता है। रिलायंस स्टोर विशाल मेगा मार्ट के लिए कैसे पॉसिबल है और एक नॉर्मल दुकानदार के लिए कैसे पॉसिबल नहीं है, आप देखो तो उन्होंने बिलिंग के लिए अलग पर्सन रखे हुए हैं जिनका काम है वो बिना बिलिंग के जाने ही नहीं देंगे। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल दुकानदार की बात करें तो उसने तो सिर्फ यही है कि बस मेरी सेल हो जाए, उसको इस चीज का लेना देना ही नहीं है। तो फिर वो स्टॉक कैसे पता करता है? लास्ट में गिन कर। उसको बोलते हैं पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम का मतलब होता है एक पीरियड के बाद बचे हुए सामान को गिन लिया जाता है। मुझे आज वही सिखाना है, उसको इन्वेंट्री टेकिंग बोलते हैं। लेकिन हम पहले पूरे सिस्टम सीख लेते हैं। तो देखो आप अपने पास लिखो बच्चों, पहला परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। आप इसमें लिखो बच्चों, इट इज ए सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग। जो मैं अभी डिफरेंस कराऊंगा ना 4 मार्क्स में, रेलेवेंट होगा इन दोनों सिस्टम को। दो ही तरह के सिस्टम होते हैं, इन्वेंट्री बैलेंसेस आफ्टर ईच रिसीट एंड इशू। हर रिसीट एंड इशू के बाद रिकॉर्डिंग की जाती है इन ऑर्डर टू एंश्योर एक्यूरेसी ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। फिजिकल इन्वेंट्री, जब कभी भी बच्चों फिजिकल इन्वेंट्री आए ना तो उसको कैसे पता करते हैं, तो उसके लिए ब्रैकेट में लिखो इन्वेंट्री टेकिंग। कोई पूछे इन्वेंट्री टेकिंग का मतलब, आप कहेंगे फिजिकली सामान को गिनना। अब परपेचुअल सिस्टम का फायदा तभी है, इन ऑर्डर टू इंश्योर एक्यूरेसी ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम फिजिकल इन्वेंट्री शुड बी चेक्ड एंड कंपेयर्ड विद रिकॉर्डेड बैलेंसेस। अगर सामान चोरी हुआ है, किसी ने उठाया है, तो उनको पता लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके सिस्टम के अकॉर्डिंग जो बैलेंस होना चाहिए, अगर बैलेंस उससे कम है, ज्यादा तो होने से रहा, ऐसे कैसे बढ़ जाएगा, कम है, तो इसका मतलब क्या है, किसी ना किसी ने वहां से चोरी की है। आपको नहीं पता बच्चों, जैसे मैंने आपको अभी बोला ना कि रिलायंस स्टोर विशाल मेगा मार्ट, उसमें से हम आ जा रहे हैं, तो वो हमारी तो तलाशी नहीं ले रहे। मतलब कस्टमर के साथ ऐसा करेंगे तो कस्टमर आएगा ही नहीं। लेकिन उनके जो एम्प्लॉय होते हैं ना, उनको उन पे डाउट रहता है,
तो जाती बार हमेशा उनको चेक करते हैं। जब भी वो बाहर जाएंगे, अंदर आएंगे, उनकी क्या होती है, चेकिंग होती है। क्यों चेकिंग होती है? वो तब करनी पड़ती है अगर उनके वहां स्टॉक टेकिंग की और सामान कम मिला, फिर उनको डाउट होता है कि यही ले जाते हो। कस्टमर के साथ तो वो लोग क्या करते हैं, सीसीटीवी लगा रखे हैं, ठीक है, गार्ड खड़ा है, जाती बार वो सामान को तो चेक करता ही है। आप सामान तो ऐसे ले ही नहीं जा सकते, क्योंकि वो लिस्ट के साथ मिला रहा है कि जो बिल बना है और जो सामान लिया जा रहा है वो दोनों क्या है, ओके है। किसी ने अगर पॉकेट में डाला है तो उसके लिए सीसीटीवी है उनके पास, मतलब अगर उनको चेक करने की। लेकिन सबसे मेन उनको ये होता है कि एम्प्लॉई ना उठाए, क्योंकि उसका तो रोज का काम हो जाएगा। तो उसके लिए वो उनकी चेकिंग करते हैं और साथ के साथ अपने यहाँ भी चेक करते रहते हैं। क्योंकि मान लो पता भी नहीं लगा एम्प्लॉय का, लेकिन शॉर्ट हुआ है, तो अब उनको अवेयर है ना वो उस चीज से लेकर कि यहाँ चोरी हुई है, तो अगली बार वो और अलर्ट रहेंगे। तो एम्प्लॉय ऐसा करते ही नहीं है। अब आप मान लो चेक ही नहीं कर रहे तो गड़बड़ तो हो ही जाएगी। जैसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने से क्या फायदा है, कैशियर चाह कर भी पैसों की गड़बड़ नहीं कर सकता। क्यों नहीं गड़बड़ कर सकता? उसको पता है मालिक बीआरएस बनवाएगा तो उसको पता लग जाएगा कि दोनों के बैलेंस मिसमैच है, और उसमें एक आधी बार ऐसा हुआ है कि कैश डिपॉजिट नहीं कराया, कैश बुक में लिख दिया है। बात को समझो आप, तो उसके थ्रू काम होता है। ये समझ आया तो बताओ। तो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, लेकिन इसका ड्रॉबैक पता है क्या है बच्चों, ये महंगा पड़ता है। क्योंकि आपको पूरा रिकॉर्ड रखना है तो सिस्टम के साथ भी तो चलना पड़ेगा ना। छोटे दुकानदार तो अकाउंटेंट भी नहीं रखते, वो रिकॉर्ड क्या रखेंगे? वो तो वही सारा काम आप कर रहा है, तो उसके पास कहाँ ऑप्शन है कि वो रिकॉर्ड रख सके। मेरे से कोई पूछे कि इसमें लास्ट में करते क्या है, मैंने कहा स्टॉक तो इस सिस्टम के थ्रू ही पता लग जाएगा। इसमें हम लोग एक तरह से ऐसे करते हैं बच्चों, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में ओपनिंग इन्वेंट्री जो आपके पास पहले से है, ये इनकी तरह कर रहा हूं मैं, प्लस परचेसिस आपके पास रिकॉर्ड है, परचेसिस ड्यूरिंग द पीरियड, ये आपको पता है क्योंकि आपने रिकॉर्ड रखा है, नॉन, और माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब यहां पर लिखो बच्चों, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको पता है। आपने कहा ये कैसे पता लगेगा? बच्चों इशूड वाला जो कॉलम होता है ना, जब आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट कर रहे थे, उसका टोटल कर दो, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, और ऑटोमेटिकली क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। अब ये क्लोजिंग स्टॉक आपकी बुक्स ने ही बता दिया, क्योंकि इशूड का प्रॉपर रिकॉर्ड है। अब अगर आपको चेक करना है तो आप इन्वेंट्री टेकिंग के थ्रू चेक कर लो कि क्या वही स्टॉक है। यूं ये आपसे ऐसे पूछ भी सकता है कि अंडर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम हाउ क्लोजिंग स्टॉक इज डिटरमाइंड। हम कहेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसिस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मेरे से को पूछे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मैंने कहा उनके पास रिकॉर्ड है, जब जब इशू हुआ है सारा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो उनको पता है। तो उस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को घटा देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या पता लग जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन जो जाने का रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा, उस केस में मैंने कहा वहां कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता नहीं होता। कहता है फिर वो कैसे होता है? मैंने कहा वो क्लोजिंग स्टॉक गिन लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, उसकी हेल्प से क्या निकलता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। समझ गए ना? तो एक बार सेकंड मेथड लिखो, आप दो ही सिस्टम होते हैं। सेकंड लिखो अपने पास पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। कोई पूछे पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, आप कहेंगे आप इसको एक नाम और बोल दो, फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम। इसमें ना बच्चों स्टॉक को गिना जाता है। अब इसके बारे में लिखो बच्चों एक बार, आप लिखो इट इज ए मेथड ऑफ असर्टेनिंग इन्वेंट्री। इसमें आप स्टॉक को पता लगाते हो बाय टेकिंग एन एक्चुअल फिजिकल काउंट। एक्चुअल में हम स्टॉक को गिन लेते हैं ऑफ ऑल द इन्वेंट्री आइटम्स, जितनी भी तरह की इन्वेंट्री होती है सबको, ऑन हैंड एट ए पर्टिकुलर डेट।
अब जो क्वेश्चन कराने हैं ना वो इसी से रिलेटेड कराने हैं। इसके साथ क्या प्रॉब्लम आती है अभी डिस्कशन होगा। ऑन विच इन्वेंट्री इज वैल्यूड। क्यों? मतलब एक पर्टिकुलर डेट पर जो भी स्टॉक आइटम है उनको गिन लिया जाता है और उसके बेस पर स्टॉक को वैल्यू कर दिया जाता है। अब एक बार आपसे कोई पूछे कि इसके केस में कैसे होता है तो आप पहले लिखो ओपनिंग इन्वेंट्री। पिछली बार की क्लोजिंग अगली बार के लिए ओपनिंग होती है तो ये पता है आपको। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेसिस, ये भी पता है। आप कहेंगे रिकॉर्ड नहीं रखते तो पता कैसे है? पता यूं होता है ना बच्चों, जिनसे हमने खरीदा है उन्होंने बिल दिए हुए हैं, तो आप इसको जब भी देख सकते हो। नो, लेकिन आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं पता, आपने उसका रिकॉर्ड नहीं रखा हुआ। तो मेरे से को पूछे, फिर मैंने कहा आप क्लोजिंग स्टॉक गिन लेंगे पीरियोडिक के अंदर, तो लिखो क्लोजिंग इन्वेंट्री। इसको फिजिकली हम काउंट कर लेंगे, फिजिकली काउंटेड, तो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बैलेंसिंग फिगर होता है और उसमें क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर होता है। एक बार लिखो अपने पास ये। अब मैं दोनों का डिफरेंस दिखवाऊंगा, 4 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम और पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम का डिफरेंस 2 बार या 3 बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया होगा, क्योंकि कई बार वो इन्वेंट्री में से न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं देते, 4 नंबर की थियरी दे देते हैं। तो उसके लिए हम प्रिपेयर हो रहे हैं। एक बार आप लिखो यहां पर बच्चों, डिस्टिंक्शन बिटवीन पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम एंड परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। मतलब मेन पता है क्या है बच्चों, आप जो डिफरेंस है ना वो बनाकर भी लिख सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं कैसे। एग्जाम में कोशिश तो यही करनी है कि यही वाले याद रह जाए, लेकिन अगर मेरे को चीज की समझ है ना, फिर मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है कि मैं बना नहीं सकता। कोई लो नहीं है कि एच डी लैंग्वेज चाहिए, कोशिश कर रहे हैं कि वही हो जाए तो बेस्ट है। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। देखो बच्चों, मेरे से को पूछे पीरियोडिक, मैंने कहा फिजिकली स्टॉक को गिनते हैं। वो कहता है परपेचुअल, मैंने कहा रिकॉर्ड है इनके पास। तो अगर आप डिफरेंस कहेंगे तो पहला डिफरेंस लिखो आप इसका, जो पीरियोडिक है आप लिखो दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन फिजिकल वेरिफिकेशन। क्योंकि इसमें अगर आप फिजिकली नहीं गिनेंगे तो पता ही नहीं लग पाएगा, क्योंकि आपने हिसाब किताब रख ही नहीं रखा कि कितना इश्यू किया है। और मेरे से को पूछे परपेचुअल में, मैंने कहा यार वहां तो बुक्स रिकॉर्ड है, वहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहां लिखो इट इज बेस्ड ऑन बुक रिकॉर्ड्स। अगर आप स्टॉक टेकिंग नहीं करेंगे पहले वाले में तो आपको स्टॉक पता ही नहीं लग सकता, आपके फाइनल अकाउंट क्लोज ही नहीं हो सकते। लेकिन परपेचुअल में अगर आप नहीं गिन रहे तो बस आप स्टॉक टेकिंग करके सिस्टम की एक्यूरेसी नहीं चेक कर रहे। अदरवाइज आपको स्टॉक तो पता है किसके अकॉर्डिंग, बुक्स के अकॉर्डिंग। बच्चों, आपको पहले वाला जो सिस्टम है उससे मेरे से को पूछे क्या क्या पता लग जाता है, मैंने कहा पहले स्टॉक फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आप लिखो दिस सिस्टम, क्योंकि आप स्टॉक गिनोगे और फिर उसकी हेल्प से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लोगे। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसके साथ एक ड्रॉबैक भी है बच्चों। जैसे मान लो 31 मार्च को मैंने स्टॉक गिना और मैंने आपको बता दिया कि कितना हमारे पास स्टॉक है, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम है। आपने कहा एक बार 20 मार्च का स्टॉक पता लग सकता है, मैंने कहा कैसी बात करता है, 20 मार्च को गिना नहीं था तो पता कैसे लगेगा, जब मेरे पास ये रिकॉर्ड है ही नहीं कि मैंने कब कब कितना इशू किया है। तो मुझे क्या पता 20 मार्च को कितना था? मेरे को तो उसी दिन का पता लग सकता है जिस टाइम पे मैंने गिना है। तो इसके साथ हमने क्या लिखा है,
दिस सिस्टम प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एट ए पर्टिकुलर डेट, लेकिन उसमें आप जिस दिन मर्जी का चाहो। आप बच्चों याद करो, जब स्टोर लेजर बनती थी तो जिस डेट पर भी आप ट्रांजैक्शन लिखते थे साथ में आप बैलेंस वाले को लिखते थे, तो आपको बैलेंस तो हमेशा हर डेट का पता है। समझ गए ना? तो लिखो इसके बारे में। इट प्रोवाइड्स कॉन्टिन्यूस इंफॉर्मेशन। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है लगातार, जब मर्जी आप चाहे मिल रही है इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेंट्री। और जब आपको वहां से इन्वेंट्री का पता लग रहा है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी पता लग रहा है। वैसे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब यही होता है जो आपके इश्यू वाला कॉलम है उसका टोटल कर लो। अब आप में से कोई ये बताएगा, अभी ऊपर ना मैंने ऐसे बनाया है जैसे इंस्टीट्यूट ने बनाकर दिया है, आप में से कोई बताओ यहां कौन सी चीज बैलेंसिंग फिगर आई है? बिल्कुल, तो आप पीरियोडिक के साथ यही लिखो, ये बैलेंसिंग फिगर है, क्योंकि इनके पास रिकॉर्ड नहीं था। लिखा हमने यहां, दिस सिस्टम determines inventory and takes cost of goods sold as रेजिडुअल फिगर। बैलेंसिंग फिगर कहते हैं हम बच्चों, रेजिडुअल का मतलब यही होता है बचा हुआ ये। और अगर आप मेरे से कहेंगे इसमें, मैंने कहा देखो ये देखो यहां यहां कौन सी चीज बैलेंसिंग फिगर की, तो लिखो इस बात को। आप लिखो इट डायरेक्टली, इसको पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड determines cost of goods sold and compute inventory as balancing figure। एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है बच्चों, तो 4 डिफरेंस बहुत है, लेकिन हम थोड़े ज्यादा लिखेंगे कि कोई भी दिमाग में आए तो हम कम से कम उसको लिख पाए। आप बच्चों एक डिफरेंस याद रख लेना, जो पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम है ना वो बड़ा आसान है, उसके लिए कुछ ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं, लेस एक्सपेंसिव है। क्यों? क्योंकि आपने लास्ट में बस स्टॉक गिनना ही तो है, रोज का झमेला तो नहीं है कि स्टॉक का रिकॉर्ड रखना पड़ रहा है। तो लिखो आप एक बार जस्ट फोर्थ, दिस सिस्टम इज सिंपल एंड लेस एक्सपेंसिव। आप मुझे कहेंगे ना सर ये वाला जो परपेचुअल है, मैंने कहा ये तो महंगा सिस्टम है, इसमें तो अलग से रिकॉर्ड रखने के लिए पर्सन चाहिए, पूरा प्रॉपर सिस्टम चाहिए। तो लिखो आप एक बार, इट इज कॉस्टलियर मेथड। एक बार बच्चों अगली चीज समझना, आप मेरे से कोई पूछे कि इसमें जो आपका फिजिकल वाला है इसमें हमें चोरी पता लग सकती है, मैंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। कैसे पता लगेगा आपको? आपके पास रिकॉर्ड तो है नहीं, तो आपको क्या पता, आप तो गिनोगे जो पड़ा है बस। तो इसमें इन्वेंट्री कंट्रोल पॉसिबल ही नहीं है पीरियोडिक के अंदर। देखो आप बच्चों, फिफ्थ, अंडर दिस मेथड इन्वेंट्री कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल। तो यहां आप लिखेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल कैन बी एक्सरसाइज अंडर दिस सिस्टम। मेरे से पूछे इसमें कैसे, मैंने कहा चेक कर लो फिजिकली, आपके पास बुक्स रिकॉर्ड से जो लिखा हुआ है वो मैच कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब बच्चों एक ना डिफरेंस लिखवाऊंगा, बड़े ध्यान से समझना, हमने क्वेश्चन उसी से रिलेटेड करने हैं। मेरे से कोई पूछे कि ये जो हमारा पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम है, आप कहते हो इसमें स्टॉक गिनना पड़ता है, मैंने कहा बिल्कुल। तो जब स्टॉक गिनना पड़ता है तो उस दौरान तो सारे ऑपरेशन बंद कर देने पड़ते होंगे। आपने कहा हाँ ओबियस सी बात है, बहुत सारे लोग जो 31 मार्च को स्टॉक गिनते हैं ना अपने गोदाम का, उस दौरान ना तो कोई परचेज करते हैं ना ही कोई सेल। क्योंकि मान लो मैं अभी सामान गिन रहा हूं, पूरा गोदाम भरा पड़ा है, थोड़ा सा गिन चुका हूं, आपने उसमें आकर और सामान रख दिया,
फिर कैसे काउंट होगा? काउंट करने के लिए उस दौरान कोई ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए। बैंक वाले ना 4 बजे के बाद कस्टमर से ट्रांजैक्शन बंद कर देते, और बैंक की ब्रांच खुली है 7 बजे तक, तो फिर वो 3 घंटे क्या कर रहे हैं? वो अपना सिस्टम कर रहे होते हैं। तो उसमें कैशियर क्या कर रहा होता है? आज जो कैश आया है, गया है, उसने उसको रिकॉर्ड किया है, तो उसको फिजिकली काउंट भी तो करना है कि उतना कैश है या नहीं है। मतलब आप समझो कि वो बाद में अपना जब ट्रांजैक्शन करनी है तो कस्टमर का आना जाना बंद कर देते हैं, क्योंकि अगर उसी दौरान वो गिन रहा है, उसी दौरान कोई आ गया तो काउंट नहीं हो सकता। तो फिजिकल काउंटिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जिस टाइम पे ये काउंट होगा तब सारे ऑपरेशंस क्या होंगे? बंद होंगे। हमारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड कराने हैं। 31 मार्च का स्टॉक चाहिए, 31 मार्च हमारा सीजन का टाइम है, बुक सेलर है हम, हमारी तो बुक्स बिकती है। मार्च 31 में दुकान बंद कर देंगे तो हो गया काम। तो फिर कैसे करें? वो कहते हैं चाहिए तो 31 मार्च का। अब हमारा है भी फिजिकल इन्वेंटरी सिस्टम, तो कैसे करें? वो कहते हैं आप 20 मार्च को गिन लो, सीजन शुरू होने से पहले, और उन 11 दिनों का हिसाब रख लेना। तो 20 मार्च से हम कहाँ पहुंच जाएंगे? 31 मार्च पे। और अगर आप कहते हो नहीं हमारा तो फरवरी से सीजन स्टार्ट हो जाता है, कोई भी है, और आपने कहा वो रहता है नियर अबाउट 10-12 अप्रैल तक, तो कहता है फिर आप 20 अप्रैल को गिन लो, 15 अप्रैल को गिन लो, और 1 से 15 अप्रैल तक का हिसाब रखो, ताकि आसानी से हम वहां से रिवर्स आ सके। समझ गए ना? तो फिजिकल वाले में क्या प्रॉब्लम है? उस टाइम पे क्या करने पड़ते हैं? बिजनेस ऑपरेशंस क्लोज करने पड़ते हैं, तभी आप स्टॉक गिन सकते हो। तो लिखो आप यहां पर, पीरियोडिक सिस्टम रिक्वायर्स क्लोजर ऑफ बिजनेस फॉर काउंटिंग ऑफ इन्वेंट्री। जबकि उसमें कोई जरूरत नहीं है। आप कहोगे इन्वेंट्री कैन बी डिटरमाइंड विदाउट अफेक्टिंग द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, ऑफ द बिजनेस। ये समझ आया तो बताओ। अब बच्चों मुझे एक लास्ट चीज बतानी है। मान लो बच्चों कुछ सामान चोरी हो गया है, ठीक है? मैं जैसे आपको बताऊंगा, आप लॉस ऑफ गुड्स कहना उसको। कुछ सामान चोरी हो गया है, जैसे हमारी ना टोटल 1000 यूनिट्स आई थी, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता, और उसमें से हमें नहीं पता कितनी यूनिट बिकी है। लास्ट में हमने गिनी 300 यूनिट पड़ी थी, तो कितनी यूनिट बिक गई है? 700। अब आप कह रहे हो, आपको हालांकि पक्का नहीं है, अगर कुछ चोरी भी हुआ है तो आप तो उसको किस में ही काउंट करोगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, क्योंकि आपकी मजबूरी है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। समझ गए ना? इसके थ्रू उसने कहा था इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम पॉसिबल ही नहीं है। कैसे पता लगेगा? देखो बच्चों, जो छोटे दुकानदार होते हैं ना, वो कैश पे ना, बंदा मालिक आप बैठा होता है, चाहे उसने 4 लड़के रखे हो, कैश पे उनको नहीं बिठाएगा अगर उसके पास सिस्टम नहीं है, क्योंकि उसको पता है उसने 500 रुपए जेब में डाल दिए, मेरे को कैसे पता लगेगा? आप बताओ वो कैसे पता लगाए? क्यों? क्योंकि उसके पास क्या नहीं है? रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन आप गुलाब पे गए, कहीं और गए, बड़े शोरूम में, क्या वहां मालिक बैठा होता है वहां कैश काउंटर पे? उसने किसको बिठा रखा है? स्टाफ को। तो उसको डर नहीं है, उसकी ट्रांजेक्शन तो कितनी ज्यादा हो रही है, क्योंकि वहां सिस्टम है परपेचुअल वाला। वहां 1 रुपए की भी गड़बड़ नहीं कर सकता वो। समझ गए ना? तो ये दोनों में फर्क है। तो मेरे से को पूछे कि जो लॉस ऑफ गुड्स होती है, इसमें कहाँ पता लगेंगी? मैंने कहा इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने कहा 1000 में से 300 पड़ी हैं, तो कितनी बिक गई? चाहे उसमें से 50 चोरी हुई हो, आप तो 700 ही बिकी मानोगे। पर आप कहोगे उसमें चोरी हो गई, तो मैंने कहा वो ना स्टॉक का पार्ट दिखाएगा। जैसे मान लो आपको पता है 700 बिकी है, तो 1000 में से 700 गई, कितनी है? 300। अब आपने फिजिकली चेक की, पता लगा 250 है। अब आपको पता लगा 50 चोरी हुई है। जब तक नहीं गिना था तब तक आपको था कि वो कहाँ पड़ी है? स्टॉक के अंदर। तो लिखो इस बात को, लास्ट है डिफरेंस, 7 लिखवा दिए है। 4 अच्छे से याद कर लेना।
क्योंकि 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है तो कभी भी आ जाएगा। तो एक बार लिखो आप, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड्स लॉस ऑफ गुड्स एज गुड्स नॉट इन इन्वेंट्री आर एज्यूम टू बी सोल्ड। मतलब आप समझो ना, सिस्टम की कमी है, उसमें पता ही नहीं है ये। और दूसरे में आप लिखो बच्चों, क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्लूड, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो स्टॉक में सामान पड़ा है, फिजिकली गिनेंगे तो पता लगेगा अच्छा कुछ चोरी हो गया है। क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्लूड्स लॉस ऑफ गुड्स एज ऑल अनसोल्ड गुड्स आर एज्यूम टू बी इन इन्वेंट्री। ये बच्चों, बस इसके अलावा थियोरेटिकली कुछ नहीं लिखाना, लेकिन जो मेरे को न्यूमेरिकल कराने हैं उससे रिलेटेड माइनर सा लिखना है, ताकि आपको ध्यान रहेगा कि क्या करना होता है। तो एक बार जस्ट आ जाओ अब, फिजिकल जो हमारा सिस्टम है इसी में बच्चों इन्वेंट्री टेकिंग के थ्रू स्टॉक पता लगता है। तो एक बार आप जस्ट लिखो यहां पर, टॉपिक लिखना बच्चों पहला, इन्वेंट्री टेकिंग बिफोर बैलेंस शीट डेट। कोई पूछे कि इन्वेंट्री टेकिंग का मतलब, तो आप बोलेंगे फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। जब हम फिजिकली इन्वेंट्री को काउंट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री टेकिंग। अब इन्वेंट्री टेकिंग आपने कब कर ली है, बैलेंस शीट की डेट से पहले। आपने कहा हमने तो 20 मार्च को ही गिन लिया था, पर आपने कहा लेकिन मुझे चाहिए 31 मार्च का। मैंने कहा फिर 31 को ही गिनना था। आपने कहा 31 कैसे गिने, उस टाइम पे तो सीजन है, हम 1 मिनट भी, अपने यहाँ इतने सारे ग्राहक होते हैं, हम कैसे स्टॉक गिन सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है वहां पर। समझ गए ना, फिजिकली कैसे काउंट करें हम लोग। तो उसने कभी गिन लिया 20 मार्च को। तो मैं अब आपसे ये पूछ रहा हूं बच्चों, मेरे को स्टॉक पता है 20 मार्च को, तो आप एक बार लिखो अपने पास, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन वेरिफिकेशन, जिस दिन आपने उसको गिना था, डेट एक बार आप नीचे लिख लो 20 मार्च, और आपको चाहिए 31 मार्च का। तो कोई बच्चा बताएगा उसने आगे के दिनों का रिकॉर्ड रखा है, तो क्या करे वो। मैंने कहा जो परचेज की है ना 21 मार्च से लेकर 31 मार्च तक, वो सब ऐड कर दे जो उसने परचेज किया। आप नेट परचेसिस लिखना बच्चों, क्योंकि अगर कोई परचेज करके वापसी कर दिया तो वो स्टॉक में थोड़ा होगी। नेट परचेसिस ड्यूरिंग, ये जो 21 से 31 मार्च है ना बच्चों, इसको इंट्रिम पीरियड कहते हैं। इंट्रिम का मतलब बीच का पीरियड, जिस दिन स्टॉक गिना है 21 मार्च टू 31 मार्च। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि अब मैंने यहां ऐड किया है तो आपको समझ आया है। और इसके बाद एक ही चीज लेस, जो इस पीरियड में आपने सेल की है उसकी कॉस्ट बच्चों, तो ऐसे लिख देना, नेट कॉस्ट ऑफ सेल्स ड्यूरिंग इंट्रीम पीरियड। मेरे से कोई पूछे ये कॉस्ट ऑफ सेल कैसे आएगी, मैंने कहा जो सेल है उसमें से ग्रोस प्रॉफिट घटा दे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी, वही वो कह रहा है। 21 मार्च से 31 मार्च। अगर आप बच्चों ये याद कर पाते हो जो मैंने लिखा है कि परचेसिस एट और सेल लेस कॉस्ट उसकी, तो समझो आ गया आपको। यहां आप लिखो बच्चों, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च, जिस दिन का उसको चाहिए था। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप मुश्किल मानो तो बहुत मुश्किल है, वो सिर्फ आपके लिए लैंग्वेज बैरियर क्रिएट करने वाला है। ये बच्चों बताओ समझ आ। अब ये कब का केस है, अगर इन्वेंट्री टेकिंग कब कर ली है, बैलेंस शीट की डेट से पहले। और आपने कहा सर अगर बाद में की तो लिखते हैं। दो ही केसेस होते हैं ये, इन्वेंट्री टेकिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट,
तो एक बार आप लिखो बच्चों, यहां सबसे पहले आप लिखो वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन वेरिफिकेशन डेट। आप अप्रैल की कोई भी डेट लिख लो बच्चों। मैंने एक बार लिख ली 15 अप्रैल, कि स्टॉक जो हमने गिना है ना बच्चों, वो 15 अप्रैल को गिना है और मुझे चाहिए 31 मार्च का। तो मेरे से वो पूछे, अब मैंने कहा फिर तूने रिकॉर्ड रखा है 1 से 15 अप्रैल तक का? कहते हैं हाँ रखा है। तो मैंने कहा फिर अगर रखा है ना, तो तू जो परचेज की है 1 से 15 अप्रैल के दौरान, वो लेस कर। नेट परचेसिस ड्यूरिंग इंटरिम पीरियड। बच्चा कहता है लेस क्यों कर रहे हो सर? रिवर्स करना पड़ रहा है ना बच्चों। 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल, ये हमने लेस कर दिया। और आपने कहा सर जो बेची है, मैंने कहा उनको वापस ऐड करो। कहते बेची हुई वापस ऐड। मैंने कहा भाई वापस जाना है तो अब तेरे पास पड़ी नहीं है, लेकिन 31 को तो थी तेरे पास। तो लिखो नेट कॉस्ट ऑफ सेल्स ड्यूरिंग इंटरिम पीरियड। थोड़ा टाइम लगाना बच्चों इसको समझने में, ताकि आपका माइंड अच्छे से इसको याद कर ले कि कब परचेस ऐड करते हैं और कब परचेस लेस करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च। ये उसके बाद तो वो कुछ और बातों में उलझाएगा। अगर आपका बेसिक ओके है फिर समझाना कुछ मुश्किल नहीं है। अब बच्चों दो बातें और बतानी है आपको। एक, आप लिखो अपने पास गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। बच्चों कभी ना, ये टॉपिक अभी सी इंस्टीट्यूट वाला हटा नहीं रहा, उनको ना मुश्किल मिला हुआ है टॉपिक, तो वो बस उसका यूज कर लेते हैं। कभी ना आपका अकाउंट्स में सबसे पहला चैप्टर ही कंसाइनमेंट था, अब उन्होंने सिलेबस से हटा दिया है, लेकिन इन्वेंट्री में टॉपिक नहीं हटाया। तो बच्चे के लिए ना समझना बड़ा आसान होता था, क्योंकि वो कंसाइनमेंट का चैप्टर पढ़ चुका होता था, तो वो आसानी से बातें समझ जाता था। लेकिन अब हमें थोड़ी सी देर लगेगी, मैं आपको ओके कर दूंगा, आप कहोगे हाँ समझ आ गए है। देखो बच्चों, कंसाइनमेंट का मतलब होता है कि सामने वाले एजेंट से सामान बिकवाना। यहां ना दो पार्टी होती है, कंसाइनर और कंसाइन। आप समझो बच्चों, इसको आप लिखो प्रिंसिपल, ओनर, और यहां पर आप लिखो एजेंट। मैं कंसेप्ट बताता हूं, आप समझ लेना कि ये किस तरह से आता है एग्जिस्टेंस। बच्चों मैं रोहतक में बैठा हूं, हमने अपनी फैक्ट्री खोल रखी है और हमारे रोहतक के आसपास अच्छी खासी सेल है। अब हमें लगता है कि दिल्ली बहुत दूर रही है, वहां पर अपना सामान बिकवाना है। लेकिन हम लोगों को प्रॉब्लम क्या है कि वहां अगर अपना सेल्स आउटलेट खोले, किराए पे जगह ले, तो एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, किराया वगैरह भी अच्छा खासा दिक्कत आ जाएगी। हम चाहते हैं कि हमारा सामान वहां पर कोई और पर्सन बेचे। हम जो बना रहे हैं वो थोड़ी यूनिक चीज है और कोई नहीं बना रहा। तो हमने ना वहां के एक पर्सन से बात की, हमने कहा आपको ना हमारा सामान बेचना है हमारे बिहाफ पर, उसमें से हम आपको 15% देंगे। हमने कहा आपको सामान खरीदना नहीं है, सामान तो हमारा ही होगा, आपको सिर्फ अपने यहां रखना है और अपने यहां से बेचना है। जो भी आप सेल करोगे उसके ऊपर 15% हम आपको कमीशन दे देंगे। बचा हुआ सामान हमारा, सामान ना बिका हमारा, आपको हम सामान बेच नहीं रहे। तो मुझे इन्वेंट्री के साथ कैसे लिंक करना है? मान लो बच्चों मैं कंसाइनी हूं, और जब 20 मार्च को सामान गिना गया था, उस दौरान मेरे पास कुछ सामान कंसाइनर का भी पड़ा था, फिजिकली में काउंट हो गया। तो जो सामान मेरा है ही नहीं, मैंने खरीदा ही नहीं हुआ, तो आप मेरे को ये बताओ बच्चों, क्या वो मेरे 31 मार्च के स्टॉक में आना चाहिए? तो उसको हम लेस कर देंगे। अगर हम वहां क्या हुए, कंसाइनी। बात को समझना है बड़े ध्यान से। आपकी दुकान पे कुछ सामान किसी और का रखा है, जिसने आपके यहां रखा हुआ है बेचने के लिए, डिमांड आती है, आपको कमीशन मिलता है, लेकिन वो सामान आपको नहीं बेच रहा, वो सामान के मालिक आप नहीं हो, सामान तो उसका ही है। लेकिन जो फिजिकली काउंट करते हैं उसने तो सब काउंट कर देना है, तो उसमें तो वो सामान भी गिना गया।
लेकिन क्या वो सामान आपका है? तो आपको क्वेश्चन में सिर्फ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यहां हम एजेंट हैं या प्रिंसिपल है। मान लो हम प्रिंसिपल हैं, हमारा सामान किसी और के यहां पड़ा है, तो जब फिजिकली काउंट होगा तो क्या वो वाला सामान गिना गया होगा? नहीं। लेकिन आप मेरे को बाद में कह रहे हो हमारा वहां 1.5 लाख का सामान पड़ा है कंसाइनी के पास अनसोल्ड, तो मैंने कहा फिर ऐड करो। ऐड क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि वहां पड़ा हुआ सामान हमारा है, अगर हम कंसाइनर है। तो बस क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये बात समझ आ रही है तो बताओ, सिर्फ आपको ये आइडेंटिफाई करना है यहां मैं कंसाइनर हूं या कंसाइनी है। क्वेश्चन पढ़ते ही पता लग रहा होता है। चैप्टर किया होता तो मैं शायद यह लिखता भी नहीं, क्योंकि पता है बच्चे को पता ही है, क्योंकि वहां पर पढ़ाया यही जाता था। ये समझ आ गया बच्चों। और लास्ट बच्चों, जब हम गुड्स बेचते हैं, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, ये मेरे को इसलिए लिखना पड़ रहा है ना बच्चों, बाद में जब क्वेश्चन करते हैं ना वो कुछ भी मुश्किल नहीं होती। हम लोगों को तो कुछ नहीं लग रहे होते, बच्चा कह रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा, हम देखते हैं कि उसको ना तो कंसाइनमेंट के बारे में पता है, ना अप्रूवल रिटर्न वाला कंसेप्ट याद है, तो आ रही है प्रॉब्लम। तो पहले ही करके समझेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो पहले क्वेश्चन में ही आ जाएगा इस बात पे। देखो बच्चों, मेरे से कोई पूछे कि सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस का मतलब, मैंने कहा सामने वाले को गुड्स दे रखी हैं, अपनी बुक्स में हमने एक्चुअल सेल की तरह रिकॉर्ड कर रखी हैं, लेकिन सामने वाले को ऐसे दे रखी है कि वो वापसी भी कर सकता है। आप मेरे से कोई सामान ले नहीं रहे, मेरा उसमें ठीक ठाक मार्जिन है, मेरे को पता है एक बार आपके यहां से डिमांड आनी शुरू होगी ना, हम होलसेलर है, तो फिर लगातार आएगी। तो मैं आपको इंसिस्ट कर रहा हूं, मैंने कहा रख तो सही यार, आएगी डिमांड। आपने कहा नहीं हमारे वहां कोई नहीं पूछता, मैंने कहा आप ले जाओ अप्रूवल बेसिस पर, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, डिमांड आए तो ठीक, नहीं तो एज इट इज मेरे को सामान वापस ला देना। तो मैंने किस बेस पर दे दी? अप्रूवल पर। तो एक्चुअल में तो मुझे रिकॉर्ड ही नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं भूल गया तो पैसे जाते रहेंगे, तो मैंने वहां एक्चुअल सेल की अपनी बुक्स में एंट्री कर दी। तो आप याद करो बच्चों, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट में हम क्या करते थे? सेल की रिवर्स एंट्री और उसको स्टॉक में करते थे। तो बस वही स्टॉक की बात कर रहा है ये हमें कहेगा कि हमने 15 मार्च को गुड्स अप्रूवल पर बेची थी, उसमें से 80% तो सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया है, 20% के बारे में कुछ नहीं बताया। जब 20 को स्टॉक गिना था तब तो वो था ही नहीं। समझ गए ना? वो तो उसके पास था, अप्रूवल पे गई हुई थी, हमने तो सेल की एंट्री कर रखी है। लेकिन अब आप मेरे को कह रहे हो कि 31 को उस पर्सन से 20% का अभी कोई नहीं बताया उसने, तो वो 20% गुड्स किसकी है? हमारी है। तो मैंने कहा वो स्टॉक में ऐड करो। समझ गए ना? बस इतना ही है और कुछ नहीं है, कोई किसी भी तरह से नहीं उलझा सकता। आपके बस माइंड में बातें क्लियर हो, कब परचेज ऐड होता है, कब कॉस्ट ऑफ सेल लेस होता है, कब कॉस्ट ऑफ सेल ऐड होता है और परचेज लेस होता है, इसके ऊपर थोड़ा टाइम लगाएंगे, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन हो जाएंगे।